आज हम लोग जो रासायनिक साम्यावस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक साम्यावस्था में के से संबंधित एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं लासातेलिये का सिद्धांत। जब कोई वस्तु साम्यावस्था में हो और साम्य का स्थापित करने वाला कारक जैसे उसका किसी का सांद्रण, ताप, दाब, इन सबों की परिस्थिति को अगर बदल दिया जाए तो क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। जिसको कि मतलब तुमको साम्य को स्थापित करने वाले कारक से के हेडिंग तुम्हारे बुक में है, और जिसको हम लोग जो इससे जुड़ा हुआ जो एक नियम है लासातेलिये के द्वारा दिया हुआ है, जिसको हम लोग लासातेलिये का सिद्धांत कहेंगे, ली चैटर्जियस प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो लासातेलिये का जो सिद्धांत है वह कहता है कि जब कोई प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया हो या रासायनिक, वह साम्यावस्था में आ जाए, तो अब साम्य को स्थापित करने वाले कोई कारक, जैसे साम्य अगर तुमको सांद्रण बदल देते हैं, जाहिर साम्यावस्था समाप्त हो जाएगी। ताप या दाब, इन सब की परिस्थिति को आप बदल दें तो साम्यावस्था किस भंग हो सकती है। तो साम्यावस्था जब भंग हो जाती है, कोई ताप को स्थापित करने वाले कारक ताप, दाब या साम्यावस्था को बदलने पर, तो प्रतिक्रिया इस तरह से बदलती है, इस दिशा में अग्रसर होती है कि वह उस कारक का विरोध कर सके जिसने कि उसकी साम्यावस्था को क्या किया है, भंग किया है। तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं लासातेलिये का सिद्धांत। और दूसरे और कुछ समय के बाद पुनः वह साम्यावस्था में स्थापित करेगा, तो वह पुनः अपने आप को पुनः साम्यावस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। तो क्या हुआ, फिर से इस बात को अगर कहें तो साम्यावस्था में अगर है कोई प्रतिक्रिया, भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया, और उसकी एक से अधिक कारक, एक या एक से अधिक कारक को आप बदल दें जिससे कि उसकी साम्यावस्था भंग हो जाए, तो वह पुनः प्रतिक्रिया इस दिशा में अग्रसर होता है कि वह पुनः साम्यावस्था में आ सके, अर्थात वह उस कारण का को समाप्त करना चाहता है जिसने उसकी साम्यावस्था को भंग किया है। तो जैसे इसी बात को और भी आगे बढ़ाएंगे कुछ उदाहरण से, पहले इसको लिख लेते हैं हम नियम। जब कोई भौतिक या रासायनिक प्रक्रम, भौतिक या रासायनिक प्रक्रम साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो तथा साम्य को स्थापित करने वाले कारक, साम्य को स्थापित करने वाले कारक, करने वाले कारक ताप, दाब या सांद्रण को बदलने पर, को परिवर्तित करने पर, साम्यावस्था भंग हो जाती है, साम्यावस्था भंग हो जाती है। तो प्रतिक्रिया इस प्रकार अग्रसर होती है, इस प्रकार अग्रसर होती है, अग्रसर होती है कि वह परिवर्तन का, कि वह परिवर्तन का विरोध कर सके, वह परिवर्तन का विरोध कर सके, विरोध कर सके, एवं कुछ समय बाद प्रतिक्रिया पुनः साम्यावस्था में आ जाती है, प्रतिक्रिया पुनः साम्यावस्था स्थापित कर सके, साम्यावस्था स्थापित कर सके, स्थापित कर सके। तो ये हुआ तुमको, ये नियम हो गया कि अगर साम्यावस्था में तुमको अगर है कोई प्रतिक्रिया और साम्य को स्थापित करने वाले कारक ताप, दाब या सांद्रण को आप बदल दें तो उसके साम्यावस्था भंग हो जाएगी और प्रतिक्रिया इस ढंग से अग्रसर होगी कि आपने अगर साम्यावस्था को बढ़ा दिया, सांद्रण साम्यावस्था में जो सांद्रण है किसी एक का बढ़ा दिया आपने, मानते प्रतिफल का सांद्रण को बढ़ा दिया आपने, तो वह चाहेगा प्रतिफल का सांद्रण को घटाएं। प्रतिक्रिया इस ढंग से अग्रसर होगी कि सामने जो जिसके कारण उसका साम्यावस्था बिगड़ गया, क्योंकि आपने प्रतिफल का सांद्रण बढ़ा दिया, प्रतिफल का सांद्रण को जैसे ही बढ़ाइएगा तो वह उसको कम करना चाहेगा, मतलब उल्टी प्रतिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः वह साम्यावस्था स्थापित कर लेगा और उसके बाद फिर दोनों प्रतिक्रिया की दर समान हो जाएगी। जैसे इस नियम को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि
हम लोग का जो एक जो हैबल विधि से अमोनिया बनाया जाता है, जिसमें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। और इस अमोनिया का बनाने का ये अमोनिया जो है तुमको बनाने, अमोनिया से हम लोग उर्वरक बनाते हैं, जिसको कि बहुत अधिक मात्रा में कहते हैं। उर्वरक जितने बनते हैं सब, जो यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो ये सब उर्वरक जितने हैं नाइट्रोजन के उर्वरक है, सब अमोनिया से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रतिक्रिया में देखें कि इसका रेट कब हमको बेहतर मिलेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करके अमोनिया बना रहा, तो प्रतिक्रिया कैसे तेज से चलेगी, किस परिस्थिति में इसकी प्रतिक्रिया सबसे अधिक अमोनिया हमको मिलेगा, इन सबों के लिए इस सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है। कि जैसे कि इसको प्रतिक्रिया से समझते हैं, इसी प्रतिक्रिया से उदाहरण से हम लोग साम्यता अवस्था में अगर किसी को बढ़ा दिया जाए साम्यावस्था का पर क्या होगा प्रभाव, ताप बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा, हम लोग इसी प्रतिक्रिया से समझ भी सकते हैं, इसी उदाहरण से। और भी जगह पे तुमको जो है क्वेश्चन जो है तुमको तुम्हारे बुक में 28 के बाद शायद 28 से लेके 28, 29, 30, 31 इस पर आधारित प्रश्न है, वहां पर 505 क्वेश्चन करीब दिया हुआ है। उसको तुम लोग इस लेक्चर के बाद तुम बना भी सकते हो, वहां पर तुमको बन जाएगा उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो शांत का प्रभाव, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि अमोनिया एक प्रतिक्रिया है हमको, अच्छा इसी के उदाहरण सब पॉइंटे वाइज करके पढ़ते जाते हैं। सांद्रण का प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव, जब प्रतिक्रिया साम्यावस्था में हो, जब प्रतिक्रिया साम्यावस्था में हो तथा प्रतिफल या प्रतिकारक के सांद्रण को बदला जाए तो साम्यावस्था भंग हो जाती है, साम्यावस्था भंग हो जाती है, साम्यावस्था भंग हो जाती है, साम्यावस्था भंग हो जाती है। तो जब बदला जाए साम्यावस्था भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। प्रतिफल का सांद्रण बढ़ाने पर, प्रतिफल का सांद्रण बढ़ाने पर उल्टी प्रतिक्रिया, बढ़ाने पर उल्टी प्रतिक्रिया एवं प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर, एवं प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर, प्रतिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अग्रिम प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, अग्रिम प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, अग्रिम प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लें, जैसे N2 गैस है प्लस 3H2 गैस से अमोनिया बनता है, इसको हैबल विधि कहते हैं, 2NH3। और इसका डेल्टा ये इसमें प्लस हीट निकलता है, प्लस उष्मा क्या होती है, मुक्त उष्माक्षेपी हो गया। ये प्रतिक्रिया क्या आती है, उष्माक्षेपी होती है, ये उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तो खैर यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि तुमको कोई अगर ये साम्यावस्था में है और अमोनिया का सांद्रण किसी ने बढ़ा दिया, तो उल्टी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। साम्यावस्था पर अमोनिया का सांद्रण बढ़ाने पर, अमोनिया मतलब NH3 का सांद्रण घटाने पर, घटा देगा, मतलब कोई अमोनिया का सांद्रण घटा दिया, ये घट जाएगा तो फिर इसको बढ़ाना चाहेगा प्रतिक्रिया, तो जाएगा तो अगली प्रतिक्रिया में बढ़ेगा ही। सांद्रण घटाने, मतलब बढ़ाने का बात करते हैं तो घटाने का बात करते हैं। सांद्रण क्या होगा, घटाने पर अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। मतलब अगर तुमने घटाया तो प्रतिक्रिया चाहेगा इसका विरोध करना, मतलब चाहे अमोनिया का मात्रा बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए कौन प्रतिक्रिया तेज होगा, अग्रिम प्रतिक्रिया तेज में अमोनिया बनेगा। और अगर सांद्रण अमोनिया को कोई बढ़ा देगा तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। अगर N2H2 का सांद्रण कोई बढ़ा दे तो ऑटोमेटिक अग्रिम तेज हो जाएगा। इस तरह से मतलब उसका विरोध करना, अगर आपने किसी चीज को बढ़ाया है तो उसको घटाने का कोशिश करेगा,
और जैसे कि अग्रिम प्रतिक्रिया इसमें N2 और H2 घटता है और NH3 का मान बढ़ता है। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा उल्टी प्रतिक्रिया में NH3 का मान घटेगा और N2H2 का मान बढ़ेगा। इस तरह से इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसी पर प्रश्न पूछा जाएगा, चलो साम्यावस्था में है, अब हमने अमोनिया का स्थान को घटा दिया तो क्या होगा प्रभाव, जब घटाएंगे तो इसको प्रतिक्रिया इस ढंग से बढ़ेगी, इसका सामने क्या बढ़ सके, क्योंकि आपने उसको उसका विरोध करना है, बढ़ सके तो बढ़ने के लिए क्या होगा, बढ़ने के लिए हमको अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होगा, तभी ज्यादा ज्यादा अमोनिया क्या होगा उनका उत्पादन होगा। तो ये तुमको सामने घटाने बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है समझ में आ गया होगा, प्रतिक्रिया किस ढंग से आगे पीछे होगी और कुछ देर के बाद फिर साम्यावस्था स्थापित वो कर लेता है। तो किसी भी प्रतिक्रिया के संदर्भ में इसको समझा जा सकता है। प्रतिफल का बढ़ाएंगे तो जाहिर है उल्टी प्रतिक्रिया तेज होगी, प्रतिकारक का बढ़ाएंगे तो अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होगी। अगर प्रतिफल का घटाएंगे समरण तो अगर घटाओगे तो इसका मतलब उसका बढ़ाना चाहेगा तो अग्रिम तेज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा उसी टाइप से सब इस सब का सारे प्रश्न को समझ के आंसर कर सकते हो, जिसका विरोध करना जस्ट यही बात है। और प्रश्न भी देखोगे तो उससे भी हल करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो अब है तुमको इसके बाद जैसे कि ताप का प्रभाव, अब जैसे देख लेते दाब का प्रभाव, पहला जैसे सांद्रण बढ़ाया, अब इसे दाब का प्रभाव है। दाब का प्रभाव, दाब क्या होगा तुमको, जब अगर दाब में हम परिवर्तन करेंगे जिससे कि उसकी साम्यावस्था भंग हो जाती है तो वह इस प्रकार चाहेगा कि उस परिवर्तन का विरोध कर सके, जो नियम है वही रहेगा। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन करने पर, दाब परिवर्तन करने पर यदि साम्यावस्था भंग होती है, यदि साम्यावस्था भंग होती है, भंग होती है तो प्रतिक्रिया इस प्रकार अग्रसर होती है, इस प्रकार अग्रसर होती है कि वह साम्यावस्था पुनः स्थापित हो सके, पुनः स्थापित हो सके। जैसे कि तुमको दाब अगर बढ़ाते हैं, जैसे देखो अगर तुमको दाब को अगर जैसे इसी प्रतिक्रिया में N2 + 3H2 से बन गया 2NH3 गैस, अगर दाब बढ़ा दिया, इसमें दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब घटाना चाहेगा जो नियम है, दाब घटेगा कैसे, अगर गैस का मोल घटता है तो दाब घटता है, पी लॉर्ड एनआरटी के आधार पर कह सकते हैं। अगर दाब को जैसे कि दाब को कम करना तो मोल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, गैस को दाब घटेगा। तो अगर दाब घटाना है तो मोल कम कैसे होगा, देखो प्रतिफल में देखते हैं, प्रतिकारक जो है 1 मोल अमोनिया का, नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल हुआ, 4 मोल से 2 मोल गैस बन रहा है अमोनिया का। तो जाहिर है कि इसमें गैस के मोल घटेंगे, अगर अग्रिम प्रतिक्रिया तेज होती है तो गैस के मोल घटेंगे, क्योंकि 4 मोल खर्चा होगा तो 2 मोल बचेगा। तो इसका मतलब कि अग्रिम प्रतिक्रिया में मोल का संख्या यहाँ पर इस प्रतिक्रिया में खास करके इसी प्रतिक्रिया के बारे में बात करें, किसी प्रतिक्रिया में बढ़ भी सकता है, वो प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। जैसे उल्टा प्रतिक्रिया अगर हम लेते हैं PCl5 से PCl3 + Cl, तो वह टूट गया तो वहां तो बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है जहां पर क्या हो सकता है, ये कम, जैसे अभी फिलहाल इसी पर करें, फिर अगला प्रतिक्रिया में उदाहरण बदल जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर करना है, अगर हमने दाब बढ़ाया तो क्या होने लगेगा तुमको, दाब को कम करने के लिए या क्या होने लगेगा, दाब अगर हम बढ़ा दें तो दाब को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, तुमको कम करने के लिए अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। दाब को कम करने के लिए अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 मोल से घट के दाब घटाना है तो 4 मोल से 2 मोल बनेगा। तो दाब बढ़ाने पर, साम्यावस्था पर दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इस प्रतिक्रिया में डेल्टा एन चूंकि निगेटिव है, डेल्टा एन लेस देन 0 है, डेल्टा एन मतलब कि निगेटिव है, डेल्टा एन लेस देन 0, दाब बढ़ाने पर अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी, अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। और यही अगर दाब घटाएंगे तो साम्यावस्था पर दाब घटाएंगे तो फिर बढ़ाना चाहेगा 2 मोल से 4 मोल टूटना, तो उल्टा तेज हो जाएगा, 2 मोल से 4 मोल बनने लगेगा, मतलब जैसे कि दाब बढ़ सकता है। अब इसी तरह जैसे कि अब इसमें से डेल्टा एन घट रहा है, जैसे कि PCl5 गैस है, इससे बन गया PCl3 गैस + Cl2 गैस, इसमें 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। इसमें भी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तुमको डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है, इसमें डेल्टा एन ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या करें, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तुम उत्तर सोच सकते हो,
दाब बढ़ाएंगे तो चाहेगा कि मोल घटाएं, तो उल्टी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। दाब बढ़ाने पर उल्टी प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी। और जैसे उसका उल्टा नहीं लिख रहे हैं, उल्टा तुम समझ लो, अगर मतलब कि अगर दाब बढ़ाने पर उल्टी प्रतिक्रिया तेज होगी तो दाब घटाने पर इसका मतलब तेज हो जाएगी, तो वो बात ऑटोमेटिक उसमें उल्टा है, तो उसको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं। और कुछ प्रतिक्रिया जैसे मोल चेंज ही नहीं होता, 2Hi से जैसे H2 प्लस I गैस है, इससे बन गया H2 गैस प्लस I2 गैस, इसमें डेल्टा N 0 है, ये दोनों गैस ही है, इसमें डेल्टा N बराबर 0, साम्यावस्था अपरिवर्तित रहेगी। दाब परिवर्तन पर साम्यावस्था भंग नहीं होगी, साम्यावस्था भंग नहीं होगी। अगर डेल्टा N 0 है तो इसमें साम्यावस्था भंग नहीं होगा, इसलिए कोई प्रतिक्रिया तेज हो भी नहीं करे, ना उल्टा ना एकदम, सब इक्वल रेट से चलता है, साम्यावस्था फर्क ही नहीं पड़ेगा। दाब परिवर्तन डेल्टा N बराबर 0 होने पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव साम्यावस्था पर नहीं पड़ेगा। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा इसका उदाहरण से, दाब परिवर्तन से कैसे तुमको साम्यावस्था भंग होती है। मतलब एक जो लासातेलिये का नियम है कि कोई भी जो दाब परिवर्तन करे, साम्यावस्था परिवर्तन करे, तो वह प्रतिक्रिया इस ढंग से अग्रसर होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके। दाब का प्रभाव हो गया। अब है तुमको ताप का प्रभाव देखते हैं, या तुमको अक्रिय गैस का प्रभाव देख लो। ऐसे पहले ताप देख लेते हैं, उसके बाद अक्रिय गैस और उत्प्रेरक इसका देख लेते हैं। ताप का प्रभाव, तो प्रतिक्रिया ताप के दृष्टिकोण से दो तरह की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिसमें पर ऊष्मा निकलेगी उसमें उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है जिस प्रतिक्रिया में, उसे ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहते हैं। और दोनों के लिए जो है, दोनों का ताप का प्रभाव दोनों पर अलग अलग ढंग से होगा। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ताप बढ़ाएंगे तो ताप घटाना चाहेगा, तो ताप घटाना चाहेगा। अब उल्टी प्रतिक्रिया, उल्टी प्रतिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अग्रिम प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, अग्रिम प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है, तो साम्यावस्था भंग हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि अभी तुमको बता रहे थे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे जो अमोनिया बनता है तुम्हारा, ये ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्मा निकल रहा है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तो अब देखो क्या करें, अगर ऊष्मा बढ़ाते हैं, ऊष्मा बढ़ाएंगे तो ऊष्मा को, ये ताप को घटाना चाहेगा, ताप बढ़ाया मतलब उसको ऊष्मा दिया आपने, ऊष्मा को लेकर के देखो, अगर उल्टा प्रतिक्रिया तो ऊष्मा, अगर अमोनिया प्लस ऊष्मा से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनता है, तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो ताप को घटाना चाहेगा ऊष्मा, तो इस अगर इधर से प्रतिक्रिया होता है, देखो इससे और हीट निकलेगा तो और गर्म बढ़ेगा, तो ताप, जबकि उसको विरोध करना है तो ताप बढ़ाएंगे तो इसका इधर से अगर प्रतिक्रिया तो और ताप बढ़ेगा, तो ये प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसका तो नियम है लासातेलिये का सिद्धांत के उल्टा होना चाहिए। आप ताप बढ़ाइएगा तो ताप घटाना चाहेगा, इसका क्या मतलब हुआ, घटाना चाहेगा का अर्थ निकला कि इसको इधर वाला प्रतिक्रिया तेज हो जाएगा, मतलब कि ऊष्मा लेकर के ये जो है उल्टी प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इसको, हैबर विधि में उच्च ताप पर उल्टी प्रतिक्रिया अर्थात अमोनिया अधिक टूटने लगता है, अमोनिया अधिक टूटने लगता है, मतलब इसका निर्माण कम हो जाएगा, मतलब उच्च ताप पर नहीं करा सकते प्रतिक्रिया। ये कह रहा है कि उच्च ताप इसके लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी रहेगा तब उच्च ताप पर आप करा सकते हैं प्रतिक्रिया। तो ये तुमको अपना जहां पर दोनों के आधार पर होगा, ऊष्माक्षेपी है तो ये देखो तुम्हारा प्रतिक्रिया उच्च ताप इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये तुम्हारा इसका है। लेकिन एक और भी एक पॉइंट होता है, अगर बीच तो उसकी चर्चा खैर रासायनिक गतिकी में करेंगे, तो फिलहाल तो तुमको जो है साम्यावस्था संबंधित तो यही जानकारी हुई, ताप का प्रभाव हुआ तुम्हारा। और ऊष्माशोषी का होगा उदाहरण, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे कि CaCO3 प्लस से बन गया, अगर ऊष्मा दे करके CO प्लस CO2, तो उसमें क्या होगा, अगर ऊष्मा देंगे हम लोग तो ऊष्मा देंगे तो और ज्यादा टूटेगा, वो अग्रिम प्रतिक्रिया तेज हो जाएगा, उसमें ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है, जितना ऊष्मा देंगे उतना तेजी से वो टूटते जाएगा।
उष्माशोषी का अगर उदाहरण देना चाहोगे तो दे देते हैं एक ठो उष्माक्षेपी का दिए थे, जैसे उदाहरण यहाँ पर था उसी पिछला बनाने में ही इसको ले लोगे CaCO3 सॉलिड प्लस उष्मा दे दीजिएगा इसको, तो ये क्या बनता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसमें क्या होगा, अधिक उष्मा इसमें देंगे तो ये और टूटते जाएगा और अधिक विघटन होगा, अधिक ताप पर CaCO3 का विघटन अधिक होगा, CaCO3 का विघटन अधिक होगा, अधिक तेजी से होगा, अधिक तेजी से होगा, क्योंकि यह उष्माशोषी प्रतिक्रिया की ये वाला तेज हो जाएगा। ये तुमको ये उसका उसी उदाहरण ले सकते हो, ताप का प्रभाव इस उदाहरण को दे सकते हो उष्माशोषी के रूप में। अब हम लोग देखते हैं जैसे अक्रिय गैस का प्रभाव। अगर प्रतिक्रिया आप नियत आयतन पर करा रहे हैं तो अक्रिय गैस कोई भी दे सकते हैं, जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है उसका कोई प्रभाव साम्यावस्था पर नहीं पड़ता है। चौथा नंबर है अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव नियत आयतन पर अक्रिय गैस डालने पर साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है, साम्यावस्था भंग नहीं होती है, साम्यावस्था भंग नहीं होती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नियत दाब पर है तो दाब के मुताबिक जो है कि दाब घटना अगर बढ़ाते हैं, अक्रिय गैस देने से दाब बढ़ गया तो दाब को घटाने की कोशिश करेगा, उसके लिए जो प्रतिक्रिया को तेज होना है वो होगा। नियत दाब पर मैंने दाब अगर आपका रहा तो उसके आधार पर क्या जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। ये अक्रिय गैस का प्रभाव हो गया। चौथा नंबर था ये पांचवा में तुमको उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करती है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उत्प्रेरक की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा को घटाती है, सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करती है। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी इसको कहते हैं, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को घटाती है। सक्रियण ऊर्जा मतलब ऐसा इतना ऊर्जा देना होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, जैसे उत्प्रेरक प्रतिकारक को ऊर्जा देते हैं तभी वह प्रतिक्रिया कर पाता है, उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो उत्प्रेरक रहेगा तो उसमें सक्रियण ऊर्जा को कम देना पड़ता है। इन सब की चर्चा हम रासायनिक गतिकी जो अध्याय क्लास 12 का उसमें इसको सब विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक का प्रभाव, तो ये हुआ तुम्हारा साम्य को स्थापित करने वाले कारक, और उदाहरण से बात भी समझ में आ गया होगा। अब तुम क्वेश्चन बनाओगे इसका, इससे जुड़ा हुआ जो भी है तुमको जो 28 से लेकर के क्वेश्चन है 32 33 तक है, ये सब क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है साइड में। और जहां भी दिक्कत होगा राजन स्टूडियो ऐप के माध्यम से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी टॉपिक में पूछना हो तो प्रश्न के लिए तुम पूछ सकते हो। आई थिंक इसमें समझ में से आ गया होगा, क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, देखो उसको बना करके। अब जो आगे है तुमको आगे जो तुम्हारा है बिलियन में साम्यावस्था से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसमें कि बिलियन में जो कि आयन टूट के जब आयन बन जाएंगे बिलियन में, जो वैद्युत अपघट्य होंगे वो अपने आयन में टूट जाते हैं। तो ऐसे चीज से जुड़ा हुआ, तो जैसे अभी तक था यौगिक के रूप में रहता था, यौगिक जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही थी यौगिक अपनी साम्यावस्था में आ जाते थे। अब जो है साम्यावस्था जो स्थापित होगा वह एक कोई पदार्थ वैद्युत अपघट्य वो अपने आयन में टूटेगा और वह आयन के अपने आयन के साथ साम्यावस्था स्थापित करेगा। तो बात है, बेसिक बात वही है, लेकिन यह आयन के साम्यावस्था से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आयनिक साम्यावस्था। बिलियन में जो कि बिलियन में होगा, बिलियन में जब वैद्युत घट के अपने आयन में टूट जाता है तो वह अपने आयनों के साथ कुछ समय के पश्चात दोनों जो प्रतिक्रिया उसका घुलना और आयन बनना, आयन का फिर तुमको उसमें घुल जाना, जो भौतिक परिवर्तन बताए थे, और यह रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो ये जो तुमको है यह अपने आयन के साथ क्या हो जाएगा, तुमको साम्यावस्था स्थापित कर लेगा जब, तो इस तरह की साम्यावस्था को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक के साम्यावस्था। और जो पदार्थ के पानी में डालने पर अपने आयन में टूट जाता है उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जो नहीं टूटेगा वैद्युत अपघट्य हो गया। तो इसी से जुड़ा हुआ तुमको रहेगा आयनिक साम्यावस्था, उसी में जुड़ा हुआ है तुमको अम्ल, क्षार, लवण, इन सबों की चर्चा तुमको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, इस लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देते हैं। तुम अपने बुक में जो है 33-34 तक तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, जिसको तुम बना लोगे। जहाँ भी दिक्कत हो राइट लैब के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक के लिए जिसका लेक्चर तुम सॉल्व कर सकते हो।